डी ई एफ ऐसा है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। बात ना करो, बात करने से नहीं समझ में आएगा। सो दैट इज डी ई और एफ। तो गिवन क्या है? ट्रायंगल ए बी सी एंड डी इज मिड पॉइंट of AB, E is midpoint of BC, F is midpoint of AC. To prove that the four triangles formed are congruent, क्या प्रूव करना है? Four triangles formed are congruent. प्रूफ देखिए, ये बताओ कि ये मिड पॉइंट से जो मिड पॉइंट को मिले, वो जो लाइन होती है वो बेस के पैरेलल होती है क्या? उसके हाफ और हाफ भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि P and F are midpoints of AB and AC. सो बाई एमपीटी क्या हुआ बोलो? मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हुआ कि जो डीएफ है वो पैरेलल टू बीसी है एंड डीएफ क्या है? हाफ ऑफ बीसी। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, जो बीसी है वो बीई प्लस ईसी है क्या? जो बीसी है वो दिस प्लस दिसी तो हुआ। एक हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिला दो, तो क्या वो बेस के पैरेलल होती है? तो देखो लिखा, और वो उसके हाफ भी होती है, तो हाफ भी लिखा। लेकिन अब हम बीसी को क्या लिख सकते हैं? क्या बीई प्लस ईसी? बोलो, तो मैं बीसी की जगह क्या लिख दूं? बीई प्लस ईसी। तो ये मुझे बताओ कि क्या ई मिड पॉइंट है? ई मिड पॉइंट है ना, तो इसे मैं क्या बीई प्लस बीई लिख दूं? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज 2BE, क्योंकि जो फुल है अगर मिड पॉइंट है तो आधे का डबल होगा कि नहीं? ये भी लिख सकते हो, फुल इज डबल ऑफ हाफ। बीई तो हाफ हुआ। हाँ, ट्रायंगल कर सकते हैं कि वो पहले वाला ठीक था। या तो आप इसे क्या लिख लो कि BE प्लस EC, और फिर इसे क्या लिख लो? BE प्लस BE, क्योंकि EC किसके इक्वल है? BE के इक्वल है, तो मिड पॉइंट है, फिर ये 2BE हो जाएगा कि नहीं? सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2BE। तो 2 कट गया तो BE हो गया। तो जो DF है वो BE के इक्वल हो गया। ये चीज समझ में आएगी नहीं कनिष्का चौहान? हाँ, फिर से समझो कि ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाया, तो ऐसे में ये चीज इसके पैरेलल होगी थ्योरम 8.8 से, और हाफ भी होगी। बीसी को क्या कह सकते हो? बीई प्लस ईसी, दैट इज बीई प्लस बीसी, बीई प्लस ईसी, और फिर उसको क्या लिख सकते हैं? बीसी बीई प्लस बीई, 2 बार बीई लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बीई किसके इक्वल है? एज BE is equal to EC, तो मैंने EC की जगह भी BE लिख दिया। सही है नहीं? तो ये 2BE हो गया, 2 कट गया। अब बोलो जो DF है वो BE के इक्वल भी हो गया क्या? और DF BE BC के पैरेलल था, तो BE के भी पैरेलल हो गया। जो चीज BC के पैरेलल है वो क्या एक पार्ट के पैरेलल नहीं हो सकती? फुल है तो बिकॉज BC इज पार्ट। तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल में देखा जाए तो क्या वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं? तो अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हैं तो क्या ये एक पैरेललोग्राम हुआ? और अगर ये पैरेललोग्राम हुआ तो थ्योरम 8.1 कहता है कि उसका डायगोनल उसे 2 कॉन्वोट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो बात हमारी प्रूव हो गई, बाकी 3 सिमिलरली से हो जाएगी। तो ये तुम्हें समझ में आया ना कि DF को मैंने कैसे BE कर दिया, और DF जब है BC के इक्वल पैरेलल है
तो बी के भी होगा बिकॉज पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन। यहां से मैं ये कैसे पाया, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन लिखो, पैरेलल लाइन। तो अब हम कह सकते हैं इन DFEB, DF is parallel to BE and DF is equal to BE. As one pair of opposite sides are parallel and equal, so it is a parallelogram. As one pair of opposite sides are parallel and equal, so it is parallelogram. ऐसा हम लोगों ने फर्स्ट थ्योरम इस चैप्टर की पढ़ी थी। एंड अब आगे देखो, एंड डी इसका क्या है, डायगोनल है क्या, इसका डायगोनल डी ही है। और एक और भी थ्योरम हमने पढ़ी थी इसके बाद नेक्स्ट जो थी कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, खैर वही पहली वाली थी, वही हमारी पहली थ्योरम थी। तो वो थ्योरम क्या थी, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो फिर ऑल्सो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट into two congruent triangles। तो अब अगर हम यहाँ बात करें तो ये क्या Z बन रहा है, देखो ये तो क्या ये एंगल इसके इक्वल हुआ? अच्छा, ये अपोजिट है पैरेललोग्राम के, तो ये भी इक्वल होगा। तो मैं अगर ऐसी बात करूं कि यहाँ से चलूं डॉट से क्रॉस की तरफ वो खाली, तो मुझे बताओ कि जो DFE ट्रायंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? तो यहाँ भी डॉट से क्रॉस चलो, EBD ट्रायंगल EBD। और इसी तरीके से सिमिलरली इसे मत बदलना, ये सेंट्रल ट्रायंगल है, इसे DFE ही रखना। नाउ DFE ये वाला जो है इसमें बताओ किसके कॉन्ग्रुएंट है। अगर यहाँ डॉट है तो मैं अब कहाँ डॉट लगाऊं, D पे, A के पे कि F पे? क्योंकि ये ऐसे जेट बन रहा है, तो यही अल्टरनेट हुआ कि नहीं, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, ये और क्रॉस कहाँ लगाऊं फिर? क्योंकि फिर ये जेट बन रहा है, या S देख लिया करो, तो ये क्रॉस। तो अब मैं इसको किसके कॉन्ग्रुएंट करूं जरा देखो, क्योंकि यहाँ मैं डॉट से क्रॉस की ओर चला था। हाँ, FDA। अच्छा, सिमिलरली ट्रायंगल DFE इज सिमिलर। तो नोएल यहाँ डॉट है, तो मैं इसमें कहाँ डॉट लगाऊं? C पे डॉट लगाया, फिर क्रॉस कहाँ लगेगा? E पे। तो अब ये बताइए कि इसमें और इसमें जरा अब आप कंपेयर करो, बोलो। CEF ट्रायंगल CEF। तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, तो ये तीनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट और इसके भी कॉन्ग्रुएंट। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल DFE is congruent to triangle EBD is congruent to triangle that is FDA is congruent to triangle CEF. Hence, all four triangles are congruent. MPT अवश्य लिखना भाई, मिड पॉइंट पर। चलो उसको करके दिखाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है इस चैप्टर का, समझो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवन में टूट टूट रहते हैं, कुछ पूछना भी हो तो पूछ लो, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन। दो थ्योरम इस पे लगी, फिर से समझो।
अमन, किसी के कुछ चार और एक है ना। चलिए, तो कौन सा पार्ट आपको पूछना है? ना देखो, ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिल रहा है, तुमको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों मिड पॉइंट ही हैं, ऐसा लिखा भी है। तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को जो लाइन मिलाती है वो लाइन सेगमेंट क्या होता है? क्या थर्ड साइड के पैरेलल होता है और हाफ भी होता है। दोनों लगा दिया एमपीटी से। अगर हाफ है तो बीसी को बीई प्लस ईसी लिख सकते हो, और ईसी को मैं बीई लिख सकता हूँ क्योंकि है तो इक्वल ही, जैसे जो ईसी वही तो बीई है। तो फिर इससे क्या हो सकता है? 2b। तो फिर df इज इक्वल टू b, और df पूरे के पैरेलल है तो क्या df इसके पैरेलल हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्योंकि पार्ट ऑफ पैरेलल है। तो अब अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हुई, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो क्या ये पैरेललोग्राम हुआ? ये पैरेललोग्राम है। और डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम कैसे डिवाइड करता है? तो बस उसी का लगा दिया, ऐसे सबने भी लगा दिया। ठीक है, चलो ये डॉट क्रॉस कुछ लगाना तो फिर तुम्हें आइडिया हो जाएगा कौन। चलो आगे देखो कनिष्का। हाँ चलो, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देयर आर 3 पैरेलल लाइंस एंड कट बाय ट्रू ट्रांसवर्सल। एक पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन और 3 पैरेलल लाइंस, and these are cut by true transversal. ध्यान दो कनिष्का चौहान, ध्यान दो। So that is LMN और P और Q इसके ट्रांसवर्सल हैं, और ये कहाँ कहाँ कट हो रही हैं? A B C, A B C D E F, और साथ में इससे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ऐसा करने से ये ए जी आ गया। अब जरा देखो, कुछ इसमें बता रहा है क्या? बोल रहा है कि ए बी एंड बी सी आर इक्वल इंटरसेप्ट्स। सुहाना, इसका क्या मतलब है कि ए बी एंड बी सी आर इक्वल इंटरसेप्ट्स? यानी इसने लाइन ड्रॉ की तो उसके बीच में ये इंटरसेप्ट आए कि नहीं?
जो बीच में मिल जाते हैं लाइन सेगमेंट उनको क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट्स। तो ये दोनों इक्वल हैं, ए बी एंड बी सी। पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बी एंड बी सी आर इक्वल इंटरसेप्ट्स। और भी क्या इक्वल इंटरसेप्ट्स? और भी कुछ बोला है कि बस इतना ही बोला है? ऐसा दिया DE एंड EF तो हमें शो करना है, बस इतना ही दिया है। तो गिवन है L is parallel to M, सब पैरेलल है आपस में, and parallel to M, सब पैरेलल लाइन है। अच्छा ये मुझे बताओ, टू प्रूव, दिव्या प्रूफ क्या करना है? और AB इज इक्वल टू BC भी दिया है, प्रूफ क्या करना है? DE इज इक्वल्स टू EF। प्रूफ देखिए, बाद में नहीं तो पूछना नहीं, सर बता दो। तो लेट शुरू करती हो, ठीक है? सर हाँ लो चलो। अगर ये बताओ कि B तो मिड पॉइंट हो गया, अगर ये इक्वल इंटरसेप्ट है तो B मिड पॉइंट हुआ। मिड पॉइंट से चले और पैरेलल पैरेलल चले तो ये जहां कट करेगी वहां भी मिड पॉइंट पे करेगी। ये कौन सी थ्योरम है? हैं? नाम क्या? ये बताती नहीं, आप बोलो। हाँ, दैट इज कन्वर्स टू मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले बेस के, तो जिस साइड को ये कट करेगी वहां भी मिड पॉइंट होगा। ये कन्वर्स है कि नहीं? और उसके पहले तक दो बिंदु, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उसके बेस के समानांतर होती है, वो मिड पॉइंट थ्योरम थी। एक मध्य बिंदु से चले और बेस के समानांतर चले तो अगली जिस रेखा को काटे वहां वो मध्य बिंदु पर काटती है। ये कौन सी है? दैट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नो रिपीट करो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। a line drawn to the midpoint of one side of triangle is parallel to another side and bisects the third side. ठीक है, तो अब हम देखेंगे इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACF B is midpoint of AC और BG क्या है? BG is parallel to CF। ये गिवन है। पार्ट्स मतलब पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन भी लिख सकते हो, क्यों है? दैट इज पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। सो नोइल इससे क्या कंक्लूड करेंगे? By हाँ बोलो, कोई बात नहीं चौहान, right midpoint. कोई बात नहीं, आप तो मिडिल पॉइंट पे रहो, आप बोलो। मतलब G इज मिड पॉइंट ऑफ AF, जहां कट करेगी वो मिड पॉइंट होगा। सो बाई कन्वर्स ऑफ MPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देखो मिड पॉइंट से चली और तीनों लाइन पैरेलल है तो पैरेलल पैरेलल चली, तो जहां कट करेगी क्या वो भी मिड पॉइंट नहीं होगा? तो वही हमने लिख दिया कि मिड पॉइंट से चली और पैरेलल चली तो जहां कट करी वो भी मिड पॉइंट है। तो G इज मिड पॉइंट ऑफ, ये कौन सी थ्योरम है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले, कौन सी थ्योरम है? तो G इज मिड पॉइंट, G इज मिड पॉइंट ऑफ AF। अब जरा बताओ इन ट्रायंगल, अब ये उल्टा ट्रायंगल ले लो, ये भी तो ट्रायंगल है AFD, AFD। दिव्या अब इसमें बताओ कि G से चले तो मिड पॉइंट हो गया ना, वही प्रूव किया ऊपर। G इज मिड पॉइंट ऑफ AF और इसके पैरेलल चल रही है तो G इज पैरेलल टू AD हो जाएगा, क्योंकि पूरी लाइन पूरे के पैरेलल है। तो यहाँ जो कट करेगी वो भी मिड पॉइंट पे करेगी, वो किस थ्योरम से होगा? बोलो, कन्वर्स है तो पूरी लाइन लिखवाओ। G is the midpoint of AF. G is the midpoint of AF, क्यों है? Sir, AB. Proved Prove the above। और बोलो, G is
GE is parallel to AD, that is parts of parallel lines. और बोलो by converse of MPT, बोलिए, क्योंकि मिड पॉइंट से चले साथ में पैरेलल चले तो जहां काटेगी वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट. सो E इज मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है ऑफ DF. DF का मिड पॉइंट हो गया, और अगर DF का ये मिड पॉइंट हुआ तो क्या, सो DE, इससे ये इम्प्लाई हो जाता है DE इज इक्वल्स टू EF, हेंस प्रूव्ड. अब इसका पहला क्वेश्चन करो. पहला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है. एक तो ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है और एक पहला वाला जो भी आप लोगों ने किया है. सर वो एग्जांपल 7 अभी रखना. बोलो. हाँ नीचे देखो, एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन. एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और ये अब देखो ये चीज है, हमने इनके मिड पॉइंट्स को मिला दिया. तो मिड पॉइंट्स को मिलाने पे आपको ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है. तो मुझे मिड पॉइंट मैंने ठीक से नहीं दिए, तभी ये पैरेललोग्राम लग भी नहीं रहा है. हमें ठीक मिड पॉइंट लेने पड़ेंगे, लगना भी चाहिए ना. तो कभी भी मिड पॉइंट को मिलाओगे क्वाड्रिलेटरल में तो उससे बनने वाली जो शेप होगी वो क्या होगी, पैरेललोग्राम. तो अब कुछ लग रहा है, अब फिर रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, जो भी हो ऐसा, ठीक है कि नहीं. तो हमें ये चीज दी गई है कि ABCD हो सकता है कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास हो, क्योंकि ये बताने की ग्रेविटेशन भी जुड़ गया है. तो अब मुझे जल्दी खत्म करना पड़ेगा. मैथ्स का रिवीजन भी क्या, आप डे तो सुबह एक एक्स्ट्रा क्लास में जा सकते हैं. अभी मैं शाम को मैसेज कर दूँ. हमारे स्कूल है, फुल डे है, बस ये जन्माष्टमी की छुट्टी में करना. चलो ठीक है. नाउ देखो PQSR. अब जरा देखो हमको क्या दिया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. और P किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट of AB. Q is midpoint of DC, that is S is midpoint of DC, and R is midpoint of DA. अब टू प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, AC को मिला दो, AC मिलाया हुआ है. तो हमें ये प्रूव करना है SR is parallel to AC and SR is half of AC. क्या तुम ये प्रूव कर सकती हो, बहुत आसान है. SR is parallel to AC and SR is half of AC. जो अभी पिछला सवाल तुमने किया है उससे मिलता जुलता है. Now Asmita, can you prove this? Ishita, अच्छा आप करो. इन ट्रायंगल DAC, ये वाला ट्रायंगल लिया. चलो R is midpoint of DA और DC. तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिला दिया. बहुत अच्छा. by MPT RS is parallel to AC.
AC and RS is half of AC. RS is half of AC। इतनी बात समझ आ गई? ये हैंस प्रूव्ड हो गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कॉन्ग्रुएंसी हुई नहीं, CP/CT लगा दो सब जगह, चाहे हो या ना हो, CP/CT लिखा दो, CP/CT तुम्हें डुबा देगी। दैट इज टू प्रूव, वही सब CT में जाएगी। दैट इज PQ इज इक्वल्स टू SR। प्रूफ देखो, हमें ये प्रूव करना है कि PQ SR के इक्वल है। उत्कर्ष, इसे आप प्रूव कराइए। ये इक्वल है इन ट्रायंगल, BCA, वेरी गुड, इन ट्रायंगल BCA, Q is the midpoint of BC, Q is midpoint of BC, P is the midpoint of BA, P is midpoint of BA। देख लो, by midpoint फिर से देख लो इधर, तुम ये वाला ट्रायंगल लिया इस बार, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिला दिया, तो वो इसके पैरेलल हुआ बेस के। आप बोलिए क्या बोल रहे हैं भाई? मिड पॉइंट by में midpoint theorem, PQ is half of CA and parallel to it, पॉइंट थ्योरम, दैट इज PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड, अच्छा बताओ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन तुम क्या देखते हो? We can conclude that PQ is equals to RS। जब दो चीजें किसी थर्ड चीज के इक्वल हो तो क्या वे आपस में या सेम चीज के इक्वल हो? टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो फिर PQ RS के इक्वल हो गया। यही हमारा सेकंड है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, PQ is parallel is equals to SR। अच्छा, अब जरा देखो, कहीं तुम इससे ये भी तो नहीं कंक्लूड कर रहे हो कि PQ भी AC के पैरेलल, RS भी AC के पैरेलल। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू थर्ड लाइन, आर दे पैरेलल टू ईच अदर? तो ये इसके पैरेलल भी हो जाएगी, और इक्वल तो है ही है, और अगर पैरेलल भी हो गई तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो क्या वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा? ठीक है। सो थर्ड पार्ट में यही बात कह रहा है। अभी इसको कुछ है ना क्वेश्चन। नाउ देखिए, सो थर्ड पार्ट में क्या प्रूव कराना चाहता है? PQ RS is a parallelogram. To prove PQ RS is parallelogram from equation 1 and 2. So equation 1 and 2 say that is PQ is parallel to SR and PQ is equals to SR from part 2. पार्ट 2 में प्रूव किया गया कि नहीं? ये प्रूव्ड इन पार्ट 2। सो एज इन PQRS, इस सेंटेंस को पूरा करो श्रेया। एज इन PQRS, सेंटेंस पूरा करो। रुक जाओ, श्रेया का मामला है। PQ is parallel to RS. बोलो दिव्या। One pair of opposite sides are equal and parallel. So PQRS is parallelogram। अब ये जो हमने क्वेश्चन अभी किया है, बिल्कुल इससे मिलते जुलते बाकी क्वेश्चन है सब। जैसे लगता है इसके छोटे भाई में, अब सारे ऐसे ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसका पहला और इसका दूसरा करवाएंगे। पहला तो तुमने देख लिया, अब सेकंड कराएंगे। एग्जाम्पल नहीं कराएंगे, इसमें थोड़े थोड़े करा देंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाइए। तो आ नहीं रहा है,
ये नहीं आ रहा ना, दोनों चलो आप आ रहा है तो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। ABCD इज रोम्बस, देख लो कह रहा है रोम्बस का मिड पॉइंट मिलाओ तो रेक्टेंगल बनेगा। अच्छा क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट मिलाओ तो क्या बनेगा, और रोम्बस का मिड पॉइंट मिलाओ तो यही। तो यानी मेरा ये कहने का मतलब है, ये तो तुम प्रूव कर लोगे ना कि ये पैरेललोग्राम बनेगा, कि ये नहीं प्रूव कर पाओगे, यहाँ तो कर ही सकते हो, ऊपर से ही कर लोगे। सिर्फ मैं इस पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 और प्रूव कर दूं तो क्या ये रेक्टेंगल ना हो जाए। अब पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री इज ए रेक्टेंगल, तो हमें 90 और प्रूव करना होगा। बाकी तो मैं इसकी जीरोक्स यहाँ कर देता हूँ। दैट इज ABCD। जीरोक्स तो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ₹1 लग जाएगा, हम ऐसे ही कर देंगे RS। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन में ABCD क्या है, पहले पैरेललोग्राम लिखा था लेकिन अब क्या लिखेंगे, और ये चारों पॉइंट लिख देंगे। P इज midpoint of AB, Q is midpoint of BC, R is midpoint of CD, S is midpoint of DA। To prove, क्या प्रूव करना है, that is PQRS is, देखो कोई बात करता है ये बीच वाली मिडिल रो में, वो पता नहीं चल रहा, हल्की हल्की आवाज है वो प्रूफ। अब ये देखो है ना, कोई बात करता है बीच वाली रो में, और तीनों की आवाज ऐसी लगती है कि कनिष्का चौहान की आवाज। हाँ, अब जरा देखो, ध्यान दो इधर कि ADC में, इन ट्रायंगल ADC, in triangle ADC, R and S are midpoints, किसके midpoints हैं, of AD and DC respectively by MPT। RS is parallel to AC and RS is half of AC, so in BD, इसी तरीके से BAC, ट्रायंगल BAC, P and Q are midpoints of AB and BC, so by MPT, मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा, that is PQ is parallel to AC and PQ is half of AC from 1 and 2। 1 and 2 से क्या हो जाएगा, PQ is equals to AC and PQ is parallel to, हो जाएगा कि नहीं। PQ from equation 1 and 2, PQ is parallel to, जरा देखो, PQ is parallel to RS and PQ is equal to RS। RS and PQ is equal to RS। In PQRS, one pair of opposite sides are equal and parallel, so PQRS is पैरेललोग्राम हो गया। अब हमें इसको प्रूव करना है कि रेक्टेंगल होगा। अब जरा देखें कि हमें जरा देखो, क्या ये साइड इसके इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल है। अब जरा देखो, मिड पॉइंट है तो इक्वल हो जाएगा कि नहीं। और एक और भी बात है
कि ये तो rhombus है। This plus this, को ये वाला एंगल चाहिए। उसको मिला दें हम इससे। अच्छा देखो, ये एक रोम्बस है, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? इतनी बात समझ आ गई? हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक एपीएस यहाँ से ले रहे हैं, एपीएस और सीक्यूएस, दो ट्रायंगल लो, ठीक है? ऐसे पी क्यू आर एस, इसे क्या लिख दें? आर, और ये सही ना, पी क्यू आर एस ले लिया, तो उससे तो कोई आपका इधर ऐसा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही चीज है। अब यहाँ पर देखो पी क्यू आर एस, तो हमने कौन सा लिया? एपीएस और सी क्यू आर। जरा इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करें। इन ट्रायंगल एपीएस एंड ट्रायंगल सी क्यू आर, मुझे ये बताओ कि एंगल ए सी के क्यों इक्वल है? एंगल ए सी के क्यों इक्वल है? दैट इज एंगल्स अपोजिट। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख सकते हो या रोम्बस भी लिख सकते हो, नहीं? सो अपोजिट एंगल्स, किसके अपोजिट एंगल्स हैं? रोम्बस भी लिख सकते हो या पैरेललोग्राम। रोम्बस दिया गया, हमने रोम्बस लिख दिया। अच्छा, अब जरा देखो, यहाँ पर एक एंगल है, पर ऐसे एस लगाना है। ये मुझे बताओ कि AB क्या DC के इक्वल है? सो हमने क्या क्या लिया है? APS, AP और CQ, ठीक है। दो चीजें ले लो कि जो AD है वो किसके इक्वल है? DC के। क्यों ऐसा है? AD DC के क्यों इक्वल है? बोलो। That is sides of rhombus। तो हाफ AD किसके इक्वल हो गया? हाफ DC। लेकिन हाफ AD क्या है? क्या ऐसे है? क्योंकि मिड पॉइंट है ना, और हाफ DC क्या CR है। तो अब जो यहाँ लिखो हाफ AD क्या है? That is, चाहे आप AS लिख लो, अगर AS लिखते हो तो वहां पे क्या लिखोगे? CR। ऐसा क्यों है? क्योंकि R, S and R are mid points। ऐसे यहाँ भी देखो AB किसके इक्वल है? तो ये चीज क्या अब इसके इक्वल हो गई? इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये इसके इक्वल कर दी कि नहीं मैंने? तो S और A आ गया, एक और S चाहिए। अगर एक और S आ जाएगा तो भी आ जाएगा, ठीक है। एक S नहीं लेना चाहो तो पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है, तो ये ले सकते हो। लेकिन ये ASS चलता नहीं है, तो इसलिए साइड एक है हमारे पास, लेकिन वो चलेगा नहीं। ASS तो कुछ नहीं होता, तो मुझे SAS पे ही जाना पड़ेगा। तो AB किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। AB BC के इक्वल क्यों है बताओ? साइड्स ऑफ रोम्बस। तो हाफ कर दो, हाफ AB इज इक्वल्स टू हाफ BC। अमन अब इसे क्या लिखे? हाफ AB को
दैट इज AP लिख लें। अगर आप AP कह रहे हो तो उधर क्या लिखो, CQ। तो इस पे कौन सी AP आपने किसके इक्वल कर दिया बताओ, CQ के इक्वल कर दिया। तो क्या इससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? So by SAS congruency, SAS congruency rule, ये वाला जो ट्रायंगल है ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। अभी हम इससे आसान मेथड बता देंगे। पहले ये देख लो, फिर वो 2 लाइन का ही, पहले कठिन देख लो फिर सरल तुरंत हो जाता है। APS is equals to triangle CQR। ठीक है, ये कन्वेंशनल मेथड है तो जानना जरूरी है। तो APS CQR के इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया क्योंकि फुल को फुल के इक्वल किया, हाफ हाफ किया तो ये इसके इक्वल, इस फुल को इसके इक्वल किया और हाफ कर दे ये इसके इक्वल हो गया, और ये एंगल भी है, यानी SAS रूल तो आ गया ना। तो अब जरा देखो कि जब ये इक्वल हो गया है तो इससे क्या हो जाएगा बताइए कि आफ्टर बीइंग इक्वल, तो ये कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो गया, दैट इज ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम अगर करें APS तो बोलो ये एंगल अगर 1 है तो किसके इक्वल हो जाएगा, क्या CQR के? 1 एंगल किसके इक्वल हो गया, ठीक है, 1 2 के इक्वल हो जाएगा नहीं CQR। सो APS इज इक्वल्स टू CQR बाई CP। एंगल APS इज इक्वल्स टू एंगल CQR। कितनी बात हो गई? अब जरा देखिए, एक और चीज देख लो, बोलो ये जो 3 है वो 4 के इक्वल दिव्या क्यों है? फिर से देखें, 1 तो 2 के इक्वल है ये मान रहे हो, लेकिन 3 भी 4 के इक्वल है। हाँ, लेकिन वो इक्वल साइड्स क्यों हैं? दैट इज क्योंकि दोनों इक्वल साइड्स हैं, एंगल अपोजिट टू हाफ ऑफ इक्वल साइड्स, ये इसके इक्वल है। फिर से देखो जरा कि जो AB है वो किसके इक्वल है, BC। तो हाफ ऑफ AB किसके इक्वल है, हाफ ऑफ BC के इक्वल। लेकिन हाफ ऑफ AB क्या PB है? तो बोलो PB किसके इक्वल हो गया, और BC का हाफ क्या है, BQ। तो PB क्या BQ के इक्वल हो गया? यदि PB BQ के इक्वल है तो PB के सामने का एंगल क्या हुआ, 4, और 4 किसके इक्वल हो गया, 3। दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब जरा देखो हमारे पास कुछ एंगल आ गए हैं, 1 2 3 4 है, और अब मैं इसे x ले लूं और इसे क्या ले लूं, y। तो एंगल 1 और प्लस एंगल x और प्लस एंगल 3, क्या ये 180 होंगे? एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन, दैट इज एंगल ऑन अ लाइन। इसी तरीके से दूसरा क्या लिखे श्रेया? एंगल 1, कनिष्का बोलो। एंगल 2, हाँ, वो बताती नहीं है, सब छिपा के रखेगी। हाँ बोलो। प्लस एंगल 4 प्लस x हाँ प्लस 4। हाँ, इट इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब आगे क्या करें कनिष्का? इक्वेट कर दें, क्योंकि दोनों के राइट में क्या है, तो 1 प्लस x को सिंपली ऐसे लिखा जाएगा, 1 प्लस x प्लस 3 और इज इक्वल्स टू 2 प्लस y प्लस 4। इन दोनों से ये चीज आ गई। अच्छा बताओ 1 किसके इक्वल है? तो 1 की जगह क्या 2 लिख सकते हैं? कहीं पर ऐसा दिया हो कि AP इज इक्वल्स टू, ये लिखा है कि नहीं? तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 लिख देते हैं। और बताओ 3 की जगह भी कुछ लिख सकते हैं। देखो 3 की जगह इसको हाईलाइट कर लो, तो हाईलाइट से आप उसी में से, ठीक है, प्रूफ। और ये एंगल 4 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और ये y और प्लस 4 हो जाएगा। ये मुझे बताओ कि क्या x और y इक्वल हो गए हैं? लेकिन कोई मुझे बता दे कि x
और y इक्वल हो गया, और x प्लस वाई क्या है? 180. x प्लस वाई इज 180 डिग्री. So x plus x is 180 degree. This implies 2x कितना हो गया? 90. तो x is equals to 90 degree. so PQRS is parallelogram with one angle 90. 90 degree. So PQRS is rectangle. लिखो PQRS is parallelogram with one angle 90 degree. So PQRS is rectangle. इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो कि दूसरा मेथड देख लेना. हाँ. कुछ हटा दें यहाँ से, नीचे का हटा दें. नाउ एक बात देखो, तुमने ये तो प्रूफ कर लिया कि ये एक क्या है, इससे आसान मेथड देखो, फिर लास्ट में सबसे आसान देखो. हाँ, पहले नहीं आसान दिया जाता, ये कई लोग इसे यूज करते हैं को, इसलिए. अब ये जरा देखो कि एक राजकुमारी जो है अपने छज्जे पे खड़ी थी, हाँ छत पे, अट्टालिका पे, अटरिया पे, ठीक है. और तभी उसके ऊपर ड्रैगन ने अटैक कर दिया, और ड्रैगन ने अटैक कर दिया. वहां से वीर राजकुमार जा रहा था, उसने देखा कि ड्रैगन ने अटैक किया, तो उसने उसकी गर्दन पे मार दिया और ड्रैगन वहीं मर गया. तो उसने कहा तुमने मेरी जान बचाई है, आज रात्रि भोज, आज का डिनर तुम्हारे नाम. क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? बोला हाँ. ग्रेविटी कहाँ गई? मैन ऑफ मार्स वुमेन फ्रॉम वीनस, जॉन ग्रे की किताब, बेस्ट सेलर्स. ये बहुत जानते, तो कितना आगे का ही उन्होंने बता दिया. उन्होंने आगे की बात भी बताई है, इतना नहीं जानते कोई. मैंने 9th के बच्चे को देखा ही नहीं कि इतना पढ़े हो. ये इसका मतलब है कि पढ़ते हैं ये सब जो भी अच्छी नॉवेल्स हैं. कैसे जानते हैं इतना? अब आगे देखो, उन्होंने कहा कि क्या आप रात्रि भोज स्वीकार करते हो? बोले हाँ मैं स्वीकार करता हूँ. तो वहाँ रात्रि भोज कराया. उसने कहा इस राजकुमार ने मेरी जान बचाई है, और ये ना होता तो मैं मारी जाती. सुनो राजकुमार, तुम इस तलवार तो ठीक है, इसके साथ साथ एक ये रस्सी का फंदा भी ले लो. हो सकता है कभी तुम्हारी तलवार ना काम करे, तो इससे खींच के उसकी गर्दन में कर देना और वो तुरंत मर जाएगा. तो राजकुमार ने शहर से उस राजकुमारी का गिफ्ट तोहफा स्वीकार किया और वो वहाँ से चला गया. कुछ दिनों बाद की बात है कि राजकुमारी अट्टालिका पर खड़ी थी और एक ड्रैगन ने उस पर अटैक कर दिया, और संयोगवश वो राजकुमार वहाँ से गुजर गया. उसने देखा कि राजकुमारी खतरे में है. उसने अपने तलवार निकाली और तलवार उस गर्द के गर्दन पे रखी. उसने कहा ये क्या करते हो, वो रस्सी कहाँ है? उसने कहा अरे हाँ रस्सी. उसने तुरंत रस्सी निकाली और इसके गर्दन में ऐसे करके कर दी. तब तक राजकुमारी के कुछ खरोच आ गई थी. उसने कहा कोई बात नहीं, खरोच तो आ गई है, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई है, क्या तुम आज का रात्रि भोज स्वीकार करते हो? उसने कहा हाँ हम स्वीकार करते हैं. तो उसने कहा ये राजकुमार, इसने मेरी जान बचाई है, हाँ कुछ खरोच जरूर आ गई है, लेकिन भला हो उस रस्सी का. अगर वो रस्सी ना होती तो आज मेरी जान भी न बच पाती. उस रस्सी का भी संयोग है. सुनो राजकुमार, तुम ये जहर बुझी सुई रख लो, हो सकता है वो रस्सी काम ना आए. तो ऐसी स्थिति में तुम इस जहर बुझी सुई को उस ड्रैगन में डाल देना और वो ड्रैगन वहीं मर जाएगा. राजकुमार ने खुशी खुशी उसका गिफ्ट स्वीकार किया और वो वहाँ से चला गया. कुछ दिनों बाद की बात है कि वो राजकुमारी उसी छज्जे पर खड़ी हुई थी और तभी एक ड्रैगन ने उसके ऊपर अटैक किया. संयोगवश वो राजकुमार वहाँ पास से गुजर रहा था. उसने देखा कि राजकुमारी खतरे में है और उसने अपनी तलवार निकाली. उसने कहा अरे ये क्या करते हो? उसको ध्यान आया कि राजकुमारी ने पिछली बार भी हमसे कहा था कि तुम मुझे रस्सी से बचा लेना. उसने तुरंत रस्सी निकाली. उसने कहा तुम वो बुझी हुई सुई कहाँ है जिसमें जहर लगा था? उसने निकाला और उसको मार दिया. तब तक राजकुमारी लहूलुहान हो चुकी थी. उसने कहा कोई बात नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, आज का डिनर तुम्हारे नाम है, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? राजकुमार ने स्वीकार किया. उसने कहा कि इस राजकुमार में अब वो बात नहीं रह गई है, अगर आज मेरी जहर बुझी सुई ना होती तो मेरी जान जा सकती थी. राजकुमार ने भोजन खाया और फिर वो वहाँ कभी नहीं आया.
तो इसलिए चूंकि 3 मेथड है तो मुझे जहर बुझी सुई भी बताना पड़ेगा। पहले रस्सी देखो, रस्सी से काम ना बनेगा तो जहर बुझी सुई। अब जरा देखो यहाँ तुमने क्या बात बताई। ना ABCD ओके, यहाँ पर हमने ये बात प्रूव कर दी है कि ये PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सो PQRS, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट को मिला दूं तो ये जरा देखो, ये मैंने इसको मिला दिया, तो इससे क्या पता चलता है कि क्या ये चीज इसके इक्वल है और क्या इसके पैरेलल भी है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये लेंथ क्या इसके इक्वल हो गई? फिर से समझिए कि अब अगला मेथड, इसमें हमने क्या किया, ज्वाइन SQ मिला दिया। अब जरा मुझे बताओ क्या BC BA के इक्वल है? BC इज इक्वल्स टू DA, बात सही है। तो BC इज, अभी तक हमने इसको क्या किया है, दैट इज पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हमें इसे रेक्टेंगल प्रूव करना ना। तो अगर किसी पैरेललोग्राम के बोथ डायगोनल्स इक्वल हो जाएं तो क्या वो रेक्टेंगल हो जाता है? वही मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। तो देखो ये हुआ RS, तो BC किसके इक्वल किया? BC इज इक्वल्स टू DA, तो हाफ BC किसके इक्वल हुआ? हाफ BC is equals to हाफ DA, लेकिन हाफ BC क्या CQ है yes और ये हाफ DA क्या है? DS। तो DQ इज इक्वल्स टू DS, DQ CQ इज इक्वल्स टू DS, और CQ क्या पैरेलल भी DS है? yes क्यों है बताओ? दैट इज पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो अब इससे क्या पता चल गया, क्या DCQS पैरेललोग्राम है? सो इक्वल भी है, पैरेलल भी है। सो DCQS क्या है? इस पैरेललोग्राम। तो बोलो क्या DCSQ के इक्वल हो गया? क्यों इक्वल हो गया? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज SQ इज इक्वल्स टू DC। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इसको मिला दूं तो क्या इस सिमिलरली PR इज पैरेलल टू BC हो जाएगा? क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, जैसे अभी प्रूव किया। सिमिलरली क्या किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज, देखो सिमिलरली PBCR इज पैरेललोग्राम, PBCR is parallelogram and बोलो PR किसके इक्वल है? PR is equals to, ठीक है, PR is equals to BC। अच्छा, अब देखो PR BC के इक्वल हो गया, और ये बताओ ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब मुझे बताओ DC की जगह क्या लिखा जा सकता है? DC लिख सकते हो क्या? क्यों लिख सकते हो? BC is equals to DC, that is sides of पैरेललोग्राम। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। क्या यहाँ से देखने से लगता है कि PR और SQ इक्वल है? BC रॉम्बस है, तो रॉम्बस ही लिया ही था शुरू से हमारा क्वेश्चन। सर आपने पैरेललोग्राम किया, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललो, सुनो मेरी बात, ये जो ABCD है वो रॉम्बस है। रॉम्बस के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला आकृति एक रेक्टेंगल होता है, तो है तो दिया रॉम्बस ना।
मैं इसको इसके इक्वेट करूँ, इसको सब तो रोम्बस ही है। अब इट इज येट टू बी प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम में इसे प्रूव कर चुका हूँ। तो अब ये बात समझ में आई ना, बाहर वाला तो रोम्बस ही है ना, तो मैंने क्यों BC को DC के इक्वल किया, क्या रोम्बस नहीं है? अच्छा अब बताइए, मैं बात ना करो नाउ, उससे सौरभ को नुकसान होता है, तुम्हारी तो इतनी चिंता नहीं है, वो उसका कैरियर खराब कर रहा है ना। इधर देखो SQ किसके इक्वल हुआ, PR। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हुआ, 1 and 2 SQ इज इक्वल टू PR। चंदन इसके आगे की बात बताओ। Hence SQ is equivalent to PR and the diagonals of our rectangles are equal, and so hence PSRQ is a rectangle. तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है। If तो diagonals इसमें of parallelogram are equal, तो ये है, बट दीज आर, लेकिन ये क्या है, बट दीज आर Diagonals of parallel. डायगोनल्स Parallel. ऑफ पैरेललोग्राम। सो PQRS इज रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन द पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। समझ में आ गई बात? तो एक तो ये मेथड हो गया, अब और एक मेथड देखिए, इतना ठीक है, सही है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये भी आसान है, एक और आसान है। ABCD is a rhombus and PQR and S are midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. अब देखो, चलो एक और मेथड, ये देखो, ये रोम्बस है, ये अच्छा मेथड है, और यहाँ तक तुमने AC मिला दिया था पहले, और ये PQ ठीक है, इतनी बात हो गई। ये जो PCM के मैथ्स के टीचर थे उन्होंने हमको पहले, मैं वहाँ पढ़ाया करता था इस वाले में, मैं वहीं पढ़ा रहा था, उनके घर में बैठा था, वो हलवा बना रहे थे, तो फिर बोले आप आए तो हलवा खाओ। फिर हमने एक जगह पूछ लिया तो उन्होंने बोला ये ऐसे भी हो सकता है। तो अच्छा आप देखो कि यहाँ पर तुमने क्या प्रूव कर दिया बताओ, इसमें
क्यू आर और एस को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। Yes. अच्छा अगर मुझे बताओ ये मैं इसको ऐसे कट कर दूं, सही है? तो इधर ध्यान दो, तो मान लो हम इसे M लिख लें और इसे N लिख लें और इसे O लिख लें, ऐसा लिख सकते हो? सिर्फ तुम मुझे इतना बताओ सुहाना, मुझे पता नहीं है कैसे होगा लेकिन ये 90 क्यों है? सही है? तो देखो अब जरा देखो ज्वाइन, ये बहुत आसान मेथड है, ज्वाइन BD एंड AC, इतना ज्वाइन कर लिया। Yes. अच्छा बताओ DNC क्या है? 90 degree. That is DN is perpendicular to NC. Why it is so? Diagonals of rhombus ये bisect each other at 90 degree. Diagonals of rhombus bisect at 90 degree. हाँ चंदन, ये मुझे बताओ कि क्या SR AC के पैरेलल है? अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था मिड पॉइंट थ्योरम से, तो बताओ OR NM के पैरेलल होगा? देखो SR is parallel to AC, this implies OR is parallel to NM, that is parts of parallel line. इसी तरीके से देखो ये इसके पैरेलल हो गया। अच्छा ये बताओ ये RQ क्या DB के पैरेलल है? Yes sir. RQ क्यों DB के पैरेलल है? बिल्कुल उसी तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। तो क्या RM भी पैरेलल हुआ किसी के? Yes, sir. RM किसके पैरेलल है? RM is parallel to ON, ठीक है? RM is parallel to ON हो गया। और उनका एक लड़का भी था उन मैथ वाले तिवारी सर का, वो हमसे फिर पढ़ा, उन्होंने कहा बोला आप इसे पढ़ाओ, फिर उसके नहीं उनसे नहीं पढ़ा, वो हमसे पढ़ा, उसके मैथ में 96 नंबर आए। बोले आपने पढ़ा दिया, नहीं तो ये तो कभी 70 से ऊपर ना लाए। तो जो भी है हमारे का जो प्रोसीजर है, टेस्ट का जो प्रोसीजर उससे वो गुजरा, वो पढ़ने में मन ही नहीं लगता था, तो उस रिगरस प्रोसेस से गुजरा, तो अभी बहुत अच्छा कर रहा है, अफसर है, एयरफोर्स का पायलट है। और कुछ पढ़ता लिखता नहीं था, गौन केस था जब मैं PCM में पढ़ाता था, वो उससे उब गए थे, फिर उन्होंने हमारे पास 5 बच्चे आते थे पढ़ने, उसको भी उसको। अच्छा इतनी बात समझ आ गई? ये देखो यहाँ पर बताओ ORNM के पैरेलल है और RM किसके पैरेलल है? तो क्या ये पैरेललोग्राम हो गया? और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो क्या ये 90 हो गया और फिर ये रेक्टेंगल हो गया? थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। सो ONMR इज पैरेललोग्राम। अच्छा बताओ, तो फिर यहाँ से क्या ORM क्या हुआ? एंगल ORM इज इक्वल्स टू एंगल ONM। ORM किसके इक्वल हुआ? ONM, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो प्रूव हो चुका है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो अब इससे क्या कहा जा सकता है? और ये सभी 90 डिग्री हो गए, तो अब ORM 90 होने से क्या SRQ 90 हो गया? दिस इम्प्लाइज द पूरे पे लिख लो SRQ एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, आप थोड़ा सौरभ ये एंगल लगा दिया करो, जैसे ऐसे लिखते हो तो फिर थोड़ा तो कुछ तो जवाब दे पाएंगे। सो दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि ऐसे हम पैसा ले रहे हैं 13,000 रुपये 6 महीने का, और ऐसे कुछ नंबर नहीं लाओगे एक दो भी, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? क्योंकि आपने क्या किया ना, दिया माल दे दिया मेरे बेटे को। सो दैट इज SRQ 90। सो PQRS is parallelogram with one angle 90 degree. So PQRS is rectangle. आप किसी भी मेथड से करें, यही सेकंड क्वेश्चन आप हमें चाहिए आपसे। So PQRS is सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन छिपा हुआ है। फर्स्ट क्यों करना चाहते हैं? आप उनसे ले लेना, बाद में कर लो।
फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं हम लोग 500 चलो फर्स्ट मेथड बहुत चलन में है, वो चंदन के बाद कोई नहीं पता है। नहीं मेरे को खुद को 500 रुपये की जरूरत है, मेरे पास है भाई बहुत वो अभी से के लिए नहीं है अभी से 3 के कोई भी करो सेकंड में सब मेथड बता दिया। पहले तो प्रूफ करना है ना, पहले उसके बाद आप कोई मेथड करो। चलो 5 मिनट में कर दो। पेपर दे रहे हैं क्या कर रहे हैं पेपर लीजिए।